नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें हम लोग कुछ भी चीज़ रटेंगे नहीं और सिर्फ इसको समझा जा सकता है। कोई भी चीज़ इसमें रटने लायक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर होता है, इसमें कुछ भी रटना नहीं है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है जानना, और कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात बता दूं, बैंक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं A to Z सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ही है। बाकी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, स्टेट PCS और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रख दिया जाता है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, इसमें रटना कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसका बेस बनाते हैं पहले। ठीक है, बिना बेस बनाए समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो पहले जानते हैं, यहाँ पे जो लिखा है ये शब्द मौद्रिक नीति। मौद्रिक का मतलब क्या होगा? मुद्रा से संबंधित। इसका अर्थ है मुद्रा से संबंधित। और नीति का मतलब होता है कुछ पॉलिसी या रूल, या फिर इसे नियम कह सकते हैं। ठीक है, नियम। तो मुद्रा से संबंधित नियम और रूल ये बनाता कौन है भाई? देश की सेंट्रल बैंक। देश की सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। देश की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, और उस देश की सेंट्रल बैंक कहीं ना कहीं उस देश में मुद्रा से संबंधित नियम बनाती है, या फिर कह सकते हैं मौद्रिक नीति बनाती है। ठीक वैसे ही हमारे देश में RBI है जो मौद्रिक नीति बनाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है कि मौद्रिक नीति देश में कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें समय समय पर कई सारे सुधार किए गए हैं, कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। तो आइए इनको सबसे पहले जानते हैं। 2013 में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम है उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी। तो उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई, और ये किससे रिलेटेड थी? मौद्रिक नीति में मॉनेटरी पॉलिसी से ही रिलेटेड थी, बनाई गई थी। और इनको कुछ सुझाव देना था मौद्रिक नीति से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने अपनी जो सुझाव है, एडवाइस है, 2014 में सबमिट किया। 2014 में इन्होंने अपने सुझाव दिए। इन्होंने जो सुझाव दिए थे उसको आइए जानते हैं। इन्होंने क्या कहा था? RBI का केवल एक उद्देश्य होना चाहिए। RBI का इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बताया, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए RBI का? देयर शुड बी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI। और इन्होंने बताया कि वो क्या होना चाहिए? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। ध्यान रखिए, 2014 में इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी, अपनी सिफारिश जो दी, उसमें इन्होंने बताया कि RBI का एक उद्देश्य होना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। बाकी RBI को किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे किसी भी चीज़ का मतलब, और भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, जैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ठीक है, प्राइस कंट्रोल करना, ग्रोथ रेट मेंटेन करना, ठीक है, और पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, या लोन वगैरह, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं। तो इन अदर ऑब्जेक्टिव तो ही हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मेन ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि RBI का मेन उद्देश्य होना चाहिए टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। बाकी किसी चीज़ पर इन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्सचेंज कंट्रोल, जैसे यहाँ बात करें, एक्सचेंज कंट्रोल, ठीक है। और एक्सपोर्ट इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है RBI, एक्सपोर्ट इंक्रीज करने में, निर्यात, ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी हेल्प करती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में भी हेल्प करती है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं RBI के, लेकिन इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। किसने कहा? उर्जित पटेल ने कहा। 2014 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और ये किससे संबंधित थी? मौद्रिक नीति से, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो तीन क्वेश्चन पता चल चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति बनाता है RBI। 2013 में कमेटी बनाई गई, उर्जित पटेल कमेटी। इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें क्या बोला था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की सिफारिश की थी। और इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन के से रिलेटेड कुछ और बातें बताई इन्होंने, जैसे जैसे इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करना किया जाता है भारत में, तो दो तरीका होता है। एक होता है WPI, इसको इन्फ्लेशन के टॉपिक में क्लियर बताऊंगा, WPI एंड CPI, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा बता भी दूंगा आपको।
इसका पूरा नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल का मतलब होता है किसी भी वस्तु की कीमत में थोक मूल्य के आधार पर मुद्रास्फीति निकालना। थोक कीमत के आधार पर मुद्रास्फीति निकालना। जैसे अगर 10 पेन है, 10 पेन की कीमत अगर कहें 20 रुपये है, लेकिन उसी को अगर फुटकर में बेचा जाए, ये होलसेल प्राइस है। अगर फुटकर बेचा जाए तो 1 पेन की कीमत यहाँ पे मान ली है कि 10 पेन की तो 2 रुपये होगी, लेकिन अगर इसी पेन की फुटकर में बेचा जाए तो 1 पेन जो है वो 3 रुपये में बेचा जाए, तो मतलब टोटल कॉस्ट यहाँ बात करें 30 रुपया हो जाएगा। 10 रुपये का जो अंतर आएगा वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ प्राइस होगा। सीधी सी बात है, थोक कीमत जो होती है वो व्यापारी के बीच में होती है। थोक कीमत व्यापारी लेन देन करता है, वो कंज्यूमर थोड़ी लेन देन करता है। मेन इन्फ्लेशन तो हमारा सी कंज्यूमर उपभोक्ता के ऊपर पड़ता है, उपभोक्ता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने सीधे कहा है कि भाई हमारे देश में जो उपभोक्ता है हमारी है उस पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। उन्होंने कहा कि WPI को हम नहीं मानेंगे, और अभी मानेंगे हम किसको, CPI को। तो प्रेजेंट टाइम में जो CPI मेजरमेंट को ही RBI भी मान रहा है, क्योंकि यही मेन बताता है कि इन्फ्लेशन का प्रभाव देश में क्या है। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्लियर होता है हमारा कि भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल मेजरमेंट जो है वो किस आधार पर होता है, CPI के आधार पर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे बोला जाता है, CPI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CPI को इन्होंने आधार बताया, ठीक है। तो ये कि चालू भी हो चुका है अब। और जानते हैं, इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो होनी चाहिए, मतलब इसको हम लोग टारगेट करेंगे। इन्फ्लेशन एक टारगेटेड होनी चाहिए भाई, टारगेट लेके चलेंगे, कितनी कितनी बढ़ती चली जाए ऐसा नहीं, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो टारगेटेड इन्फ्लेशन इन्होंने बताया 4% होनी चाहिए, कितनी, 4%। और इन्होंने कहा कि इसमें 2% तक वृद्धि हो जाए और 2% तक कमी हो सकती है। मतलब अगर होती है तो 2% तक चेंजेस हो सकते हैं इसमें, ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ जैसे इन्होंने बताई, मतलब 4 से 6% हो सकती है इन्फ्लेशन बढ़ के, और घट करके 4 से 2%, मतलब ये दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा देश के लिए। तो इन्होंने ये टारगेटेड इन्फ्लेशन भी यहाँ पे बताई, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट नोट कर देता हूँ मैं, कि दिक्कत ना हो। तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखिए, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और ये पांचवा पॉइंट, ठीक है। 5 पॉइंट यहाँ पे बताया मैंने। अब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति जो है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ध्यान दीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको रिव्यू किया जाएगा। इसकी समीक्षा जो है 45 दिन पे जो होती थी, इसको हम समीक्षा जो है वो 60 दिन पर करेंगे। मौद्रिक नीति की समीक्षा 60 दिन पर होगी, मतलब 2-2 महीने पर समीक्षा की जाएगी। साल भर में कितनी बार होगी, अगर 2-2 महीने पे की जाएगी तो 6 बार होगी मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा। मतलब इन्होंने इसमें अपने सुझाव दिया 45 दिन बाद होनी चाहिए, और 60 दिन में की जानी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा, ये भी इन्होंने इसमें बताई अपने। इसके बाद इन्होंने एक अलग कमेटी बनाने की सिफारिश की, कि एक अलग कमेटी बनाई जाएगी जो मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित करेगी, ध्यान रखिएगा, इसके रूल बनाएगी। और उस पॉलिसी को बोला गया, उस कमेटी को बोला गया MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनाई गई, 2016 में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनाई। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें कुल मिला के 6 मेंबर होंगे, इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ RBI। और कौन कौन होंगे ये भी जान लेते हैं। 6 मेंबर होंगे इसमें। 3 मेंबर जो होंगे वो होंगे RBI से, 3 लोग RBI से होंगे। और 3 लोग होंगे नॉमिनेटेड होंगे, ये ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट। मतलब ये गवर्नमेंट के नॉमिनेट किए जाएंगे 3 लोग। तो टोटल 6 लोग होंगे। और इनका जो हेड होगा ये भी ध्यान रखना है। इनका जो हेड होगा गवर्नर ऑफ RBI। इनका हेड कौन होगा, गवर्नर ऑफ RBI। RBI का गवर्नर इनका हेड होगा। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें यहाँ पे हमें पता चलती हैं MPC के बारे में। तो इतना क्लियर हो चुका होगा हमें कमेटी के बारे में, MPC के बारे में।
स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेंगे और अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। 2016 में एमपीसी का गठन किया गया। 2016 एमपीसी का गठन किया गया और इसमें कुल 6 सदस्य होंगे, ये बोला गया। 6 सदस्य होंगे इसमें। और 6 सदस्य जो होंगे 3 आरबीआई से होंगे। 3 आरबीआई से इसमें कौन कौन से लोग हो सकते हैं? एक गवर्नर, एक गवर्नर होंगे। दूसरे डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। और तीसरे इसमें जो होंगे वो होंगे वर्किंग डायरेक्टर। वर्किंग डायरेक्टर होंगे। तो ये यहाँ पे आरबीआई से होंगे। और 3 लोग जो होंगे वो नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट होंगे, ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 3 प्रतिनिधि ऐसे होंगे जो किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग होंगे, तो 3 यहाँ पे होंगे, तो टोटल 6 लोग इसमें होंगे। अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी निर्णय हैं ये एमपीसी कमेटी लेगी। और इसके लिए वोटिंग कराई जाएगी। जैसे कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे बैंक रेट को अगर बढ़ाना है, बैंक रेट को बढ़ाना है, तो 6 में से अगर हम बात करें, 4 लोग कहते हैं कि भाई बढ़नी चाहिए और 2 लोग कहते हैं नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं का डिसीजन माना जाएगा जिसका मतलब वोटिंग ज़्यादा होगी, जिधर निर्णय का आधार जिधर ज़्यादा होगा, जिधर ज़्यादा लोग बोलेंगे वही माना जाएगा। कभी कभी ऐसा हो गया, मान लिया 3 लोग कह रहे हैं बढ़ेगी, 3 लोग कह रहे हैं घटेगी, तो यहाँ पे डिसीजन क्या हो गया, मतलब इक्वल हो गई भाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि भारत मतलब आरबीआई का गवर्नर जो है वो अपना राइट यहाँ पे प्रयोग करेगा, अपने अधिकार का प्रयोग किएगा, वो अपना एक्स्ट्रा वोट का यूज करेगा। वो चाहे वो इधर दे दे वोट, चाहे वो इधर एक्स्ट्रा अपना वोट करके कर सकता है। दोनों में से कोई एक डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इतना तो बेस था इसका मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये मैंने बता ही दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अब इसमें हम जानेंगे मॉनेटरी टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी में एक्चुअली यहाँ पे यूज किए जाते हैं मॉनेटरी टूल्स। मॉनेटरी टूल्स यूज किए जाते हैं, यही मेन होते हैं, इनको यहाँ पे समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे जो टूल यूज किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो होते हैं ये 2 होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टूल, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टूल्स। इनडायरेक्ट टूल्स, डायरेक्ट टूल्स जो होते हैं एग्जाम में भी पूछ लेता है कई बार कि डायरेक्ट टूल्स कौन से होते हैं, जैसे CRSLR। ठीक है, ये डायरेक्ट टूल होते हैं। इनडायरेक्ट टूल्स बाकी जो होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। तो ये मतलब इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव टूल की बात करें सॉरी क्वालिटेटिव टूल्स की बात करें, तो यहाँ पे आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। दूसरा मोरल शासन, SAUSION। तीसरा यहाँ पे आएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट।
मार्जिन रिक्वायरमेंट, और एक और है यहाँ पे कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, तो इतना यहाँ पे है ये पूरा। एक बार फिर से मैं बता दूँ आपको, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, ठीक है, इससे संबंधित यहाँ पे कमेटी मैंने बता दिया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बता दिया है। इसका टारगेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है ये बता दिया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, कितना घट बढ़ सकती है ये भी बता दिया है। WPI की जगह CPI यूज़ किया जाने लगा ये भी बता दिया है। ठीक है, MPC कब बना ये भी बता दिया है। कितने लोग होते हैं ये भी बता दिया है। कौन इसका हेड होता है ये भी बता दिया है। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टूल्स इधर होते हैं क्वांटिटेटिव में, CRR SLR डायरेक्ट टूल। बाकी इनडायरेक्ट टूल्स होते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF एंड OMO। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, अभी इतना ही लिखना है। तो क्वालिटेटिव टूल होते हैं ये कुछ टूल्स, क्या मतलब कुछ रूल हैं इसके अंतर्गत, कोई रेट नहीं यूज की जाती बट इनको टूल ही समझिए। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल शासन, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ठीक है। MPC में 6 लोग होते हैं, 3 RBI से, 3 नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट, RBI से, एक गवर्नर होंगे, 50 गवर्नर होंगे, वर्किंग डायरेक्टर होंगे। तो इस प्रकार से ये लोग इसमें शामिल होते हैं। इसकी अगली क्लास में हम जानेंगे इन सभी टूल्स के बारे में, तो इस क्लास में इतना ही।